हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अदर्स इन द आर्काइव्स। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक मिसमैच्ड मैरिज और सस्पिशन धीरे धीरे एक पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पिछली वीडियो में निर्मला पर बात करते हुए मैंने डिस्कस किया था कि कैसे इन इश्यूज ने एक इनोसेंट लड़की निर्मला की लाइफ को अफेक्ट करना शुरू किया। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मुंशी तोताराम की इनसिक्योरिटी के बारे में और कैसे वो इनसिक्योरिटी धीरे धीरे घर के अंदर के हर रिलेशनशिप को अफेक्ट करने लगती है। तोताराम के साइकोलॉजिकल कोलैप्स को भी डिस्कस करूंगा, जो मुंशी तोताराम का एल्डेस्ट सन और निर्मला का स्टेप सन था। लेकिन मनसाराम के साइकोलॉजिकल कोलैप्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि कैसे इनसिक्योरिटी और सस्पिशन ने इस हाउस होल्ड के इमोशनल बैलेंस को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। जब निर्मला की खुद की शादी हुई थी तब वो बस एक टीनेजर थी, लेकिन जैसे ही उसने तोताराम के घर में कदम रखा वो सडनली 3 बच्चों की माँ के रोल में आ। भले ही उसका एल्डेस्ट स्टेपसन मनसाराम लगभग उसी की उम्र का था, और शायद यहीं से हाउस होल्ड के अंदर का एक सबसे गहरा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। मुंशी तोताराम ने धीरे धीरे घर के खर्चे मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्मला को देना शुरू कर दिया। पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी विधवा सिस्टर रुक्मिणी की थी, जो उसी घर में रहती थी। साइकोलॉजिकली ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने खामोशी से फैमिली के अंदर का इमोशनल पावर स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। रुक्मिणी पहले से ही निर्मला को एक सौतेली माँ की तरह देखती थी, और इसी वजह से वो कॉन्स्टेंटली उसको टॉन्ट करती और परेशान करती थी। बच्चे भी निर्मला को अपनी माँ की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो दिन भर उससे पैसे मांगते रहते, और जब भी निर्मला उन्हें थोड़ा सा भी डिसिप्लिन करने की कोशिश करती तो वो तुरंत घर के अंदर एक नया इशू बन जाता। और शायद सबसे ट्रेजिक बात यह है कि निर्मला ने जेन्युइनली इन बच्चों को प्यार करने की कोशिश की, लेकिन इमोशनल एक्सेप्टेंस को फोर्स नहीं किया जा सकता। एक दिन जब घर के अंदर का टेंशन फिर से बढ़ गया, तब निर्मला ने फाइनली तोताराम से बच्चों और रुक्मिणी के बिहेवियर की शिकायत कर दी। तोताराम गुस्सा हो गए और उन्होंने सबको बहुत हार्शली स्कोल्ड किया। उन्होंने यहाँ तक डिसाइड कर लिया कि वो मनसाराम को एक हॉस्टल भेज देंगे। और फिर आता है इस नॉवेल का एक सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, जब तोताराम ने हार्शली एक बच्चे को कान पकड़कर खींचा तो निर्मला से ये देखा नहीं गया। वो तुरंत आगे दौड़ी, बच्चे को उनसे बचाया और उसे अपनी गोद में ले लिया। लेकिन मुंशी प्रेमचंद्र जी इस इमोशन को वात्सल्य यानी मदरली अफेक्शन की तरह डिस्क्राइब नहीं करते। इंस्टेड वो इसे दया यानी पिटी और कंपैशन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। और ये डिस्टिंक्शन सब कुछ बदल देता है, क्योंकि उस मोमेंट पर बच्चा भी एक माँ के प्यार की वार्मथ को पूरी तरह फील नहीं कर पाता। इंस्टेड उसे अपनी असली माँ याद आती है कि कैसे पास्ट में जब भी उनके फादर उसे डांटा करते थे, पीटते थे, तो उनकी असली माँ उसे जोर से अपने सीने में लगा लेती थी और उसके साथ रोती थी। वो इमोशनल सिक्योरिटी यहाँ मिसिंग थी। निर्मला एक माँ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हाउस होल्ड अभी भी पुरानी माँ के एब्सेंस में ही फंसा हुआ था। और शायद यही इमोशनल वॉइड धीरे धीरे निर्मला और मनसाराम दोनों के सफरिंग की एक सबसे बड़ी वजह बन गया, क्योंकि जब अफेक्शन के साथ पिटी, इनसिक्योरिटी, इमोशनल डिस्टेंस और अनफुलफिल्ड इमोशनल नीड्स मिक्स होने लगती हैं, तो रिलेशनशिप धीरे धीरे कंफर्ट का सोर्स बनने के बजाय सफरिंग का सोर्स बनने लगते हैं। और शायद इसी तरह धीरे धीरे और खामोशी से इस पूरे फैमिली की इमोशनल फाउंडेशन टूटने लगती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू। निर्मला एक टीनेजर थी जब उसकी शादी मुंशी तोताराम से हुई, जो उससे लगभग 2 गुना ज्यादा उम्र के थे। और शायद यही एज गैप मैरिज के इमोशनल इम्बैलेंस की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। इस बड़े एज डिफरेंस की वजह से निर्मला कभी भी तोताराम से उस तरह इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती जैसे तोताराम चाहते थे। निर्मला के लिए तोताराम की उम्र का आदमी एक फादर फिगर जैसा ही था। इसीलिए शादी के शुरुआती दिनों में तोताराम ने रिश्ता मजबूत बनाने की काफी कोशिश की, फिर भी निर्मला इमोशनली उनसे दूर ही रही।
और यहीं से तोताराम के मन में अपनी उम्र को लेकर इनसिक्योरिटी धीरे धीरे पनपने लगती है। एक दिन जब तोताराम अपनी ये परेशानी अपने दोस्त नयन के साथ शेयर करते हैं, तब नयन उन्हें सलाह देता है कि शायद उन्हें निर्मला के सामने ज्यादा जवान और मैस्कुलिन दिखने की जरूरत है। उसने कहा कि तोताराम अच्छे कपड़े पहने, जवान लोगों की तरह बिहेव करें और अपनी बहादुरी के किस्से भी उसको सुनाए, ताकि निर्मला उनसे प्रभावित हो सके। और धीरे धीरे तोताराम का व्यवहार बदलने लगता है। एक मौके पर निर्मला के सामने खुद को बहादुर साबित करने के लिए तोताराम एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक चोरों के झुंड को उन्होंने अकेले ही हरा दिया। लेकिन आयरनी देखिए, उसी दिन निर्मला के कमरे में एक सांप आ जाता है और उसका सामना करने के बजाय तोताराम डर कर भाग जाते हैं और मदद बुलाने लगते हैं। लेकिन जब तक वो लौट कर वापस आते, मनसाराम पहले ही एक लाठी लेकर उस सांप को भगा चुका होता है। साइकोलॉजिकली ये पल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। निर्मला का व्यवहार तोताराम के प्रति बदलने लगता है, लेकिन ये बदलाव इसलिए नहीं आता कि वो अचानक उससे प्यार करने लगती है, बल्कि वो उसके लिए दया महसूस करने लगती है। तोताराम के व्यवहार के पीछे छुपी इनसिक्योरिटी उसको दिखने लगती है और वह यहाँ तक सोचने लगती है कि कहीं उनको उन्माद का रोग तो नहीं हो गया। शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि तोताराम अपनी उम्र और इमोशनल इनएडिक्वेसी को लेकर कितनी गहरी अंदरूनी संघर्ष से गुजर रहे हैं। इस पॉइंट पर आकर निर्मला लगभग अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी थी। अब उसे जिंदगी से खुशी की कोई और उम्मीद नहीं थी। वो बस घर में शांति चाहती थी। वो चाहती थी कि परिवार के अंदर बढ़ती हुई डिस्टेंस को परमानेंट होने से पहले ही ठीक कर दिया जाए। और शायद इसी बात से यह ट्रेजेडी और भी ज्यादा दर्दनाक बन जाती है, क्योंकि निर्मला ने स्थिति सुधारने के लिए जो भी कोशिश की, धीरे धीरे वही चीजें और ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगी। साइकोलॉजिकली यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के मन में इनसिक्योरिटी घर कर लेती है, तब सामान्य मानवीय व्यवहार भी उसे संदेहजनक लगने लगते हैं। निर्मला ने तोताराम के प्रति अपना व्यवहार बदलने की कोशिश की। वो उनके साथ ज्यादा विनम्र और नर्म स्वभाव से पेश आने लगी। यह इसलिए नहीं था कि वो अचानक उनसे प्रेम करने लगी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उनकी इमोशनल इनसिक्योरिटी के प्रति दया महसूस होने लगी थी। साथ ही वो बच्चों के प्रति भी पहले से ज्यादा स्नेह दिखाने लगी। एक दिन तोताराम से बात करते हुए निर्मला ने बहुत ही सामान्य तरीके से एक बात कही। उसने कहा कि पहले मनसाराम उससे मुश्किल से बात करता था, लेकिन अब वो उससे थोड़ा ज्यादा खुलकर बात करने लगा है। शायद निर्मला यह बात सिर्फ इतना दिखाने के लिए कर रही थी कि बच्चों के प्रति उसका स्नेह सच्चा है, कि वो वास्तव में उनके करीब आने की कोशिश कर रही है। पर यह बात निर्मला के ऊपर बहुत बुरी तरह से बैकफायर करती है, क्योंकि मनसाराम जवान था, बुद्धिमान था और देखने में भी आकर्षक था। और निर्मला की यह बात सीधे तोताराम की सबसे गहरी इनसिक्योरिटी पर चोट करती है। उनकी उम्र को लेकर इनसिक्योरिटी। कहीं न कहीं वो पहले ही अपने आप की तुलना मनसाराम से करने लगे थे। व्यक्ति खुद को इमोशनली इनएडिक्वेट महसूस करने लगता है तो वह धीरे धीरे उन जगहों पर भी कंपटीशन देखने लगता है जहां वास्तव में कोई कंपटीशन होता ही नहीं। इसी बिंदु के बाद तोताराम मनसाराम को हॉस्टल भेजने के लिए और ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका व्यवहार मनसाराम के प्रति भी बदलने लगता है। जबकि मनसाराम एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थी था और पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था, फिर भी तोताराम लगातार उसे डांटने के नए बहाने ढूंढने लगे थे। वो उसे लापरवाह, गैर जिम्मेदार और कभी कभी चरित्रहीन तक कहने लगे। जैसे इसी दौरान रुक्मणी पूरी स्थिति का दोष निर्मला पर डाल देती है। उसके अनुसार सिर्फ एक विमाता ही पिता और पुत्र के बीच इतनी दूरी पैदा कर सकती है। और फिर आती है पूरी परिस्थिति की सबसे दर्दनाक आयरनी। जब निर्मला मनसाराम को हॉस्टल भेजने से रोकने की कोशिश करती है, तब अनजाने में उसे तोताराम को और भी ज्यादा संदेहग्रस्त बना दिया। निर्मला ने तोताराम से कहा कि वह हाल ही में मनसाराम से इंग्लिश सीखने लगी है,
इसीलिए उसे हॉस्टल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन निर्मला की बात समझने की बजाय तोताराम ने इस बात का भी गलत अर्थ निकाल लिया। अब निर्मला के व्यवहार में आया सकारात्मक बदलाव भी उसे संदेहजनक लगने लगा कि शायद निर्मला उनके साथ ज्यादा नर्म इसलिए हो गई है क्योंकि मनसाराम घर में है। क्योंकि इनसिक्योरिटी अक्सर यही करती है, वो व्यक्ति की स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता कर देती है। हर व्यवहार, हर बात और हर छोटी घटना उसे किसी छुपे हुए विश्वासघात का सबूत लगने लगती है। उस दिन के बाद तोताराम मनसाराम को हॉस्टल भेजने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। वो लगातार हेडमास्टर से बात करने लगते हैं, लक्सेशन की हद तक, जैसे मनसाराम को शारीरिक रूप से घर से दूर कर देने से उनके मन में बढ़ रही इनसिक्योरिटी भी किसी तरह खत्म हो जाएगी। मनसाराम कोई आम लड़का नहीं था। वो इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में ब्रिलियंट था, स्पोर्ट्स में अच्छा था और इमोशनली भी काफी सेंसिटिव था। लेकिन इन सब क्वालिटीज के बावजूद वो निर्मला का हम उम्र एक बच्चा ही था और धीरे धीरे उसके पिता का व्यवहार उस पर गहरा असर डालने लगता है। इसी दौरान निर्मला भी समझ जाती है कि तोताराम को उसके और मनसाराम के रिश्ते पर संदेह हो गया है। इसी वजह से वो भी मनसाराम से इमोशनल डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है। वह उसके साथ ज्यादा फॉर्मल और ठंडी तरह से पेश आने लगती है। नहीं था कि वो उससे नफरत करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और चाहती थी कि स्थिति और ज्यादा खराब ना हो। लेकिन मनसाराम इस अचानक आए इमोशनल बदलाव को समझ नहीं पाया और शायद यही उलझन उसकी सफरिंग की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। धीरे धीरे वो सोचने लगता है कि शायद घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे निर्मला ही जिम्मेदार है और इसी के साथ उसका पूरा व्यवहार बदलने लगता है। वो ठीक से खाना पीना छोड़ देता है, उसकी पढ़ाई और खेल कूद में भी दिलचस्पी कम हो जाती है। वो अपने कमरे में अकेला रहने लगता है और घर वालों से कम बात करता है। घर के अंदर के इमोशनल प्रेशर अब उसके मन के साथ साथ उसके शरीर को भी प्रभावित करने लगा था। आखिरकार मनसाराम खुद घर छोड़कर हॉस्टल जाने की इच्छा व्यक्त करता है। किसी तरह वो हॉस्टल पहुंच भी जाता है और घर से दूर रहने लगता है। लेकिन वहां जाकर भी वो इस परिस्थिति से आजाद नहीं हो पाता। अब ना वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाता है, ना ही किसी और चीज पर। उसका मन बार बार उन्हीं विचारों, उन्हीं उलझनों और उन्हीं रिजेक्शन की भावना में फंसा रहता है। दूसरी तरफ निर्मला भी घर के अंदर चुपचाप दुख सह रही होती है। वो मनसाराम को याद करके लगातार रोती रहती है, लेकिन तोताराम के डर और संदेह के कारण उसे मिलने नहीं जाती। और शायद सबसे दुखद बात यह थी कि जब भी तोताराम उसके पास आते, वो अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश करती, जैसे उस पर किसी बात का कोई असर ही ना हो। और यह खामोश इमोशनल सप्रेशन धीरे धीरे सबको अंदर से तोड़ने लगता है। एक दिन मनसाराम का छोटा भाई उसे सच्चाई बताता है। निर्मला पूरा दिन उसकी चिंता में रोती रहती है, उसके बारे में पूछती रहती है, लेकिन जैसे ही तोताराम पास आते हैं वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे सब कुछ ठीक हो। और शायद यही वो पल है जब मनसाराम के अंदर सब कुछ टूट जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि निर्मला कभी उसके खिलाफ नहीं थी। अब वो उसकी मजबूरी, उसका डर और उसका दुख समझ पाता है। और शायद यह सच्चाई उसे तोताराम के संदेह से भी ज्यादा गहरा दर्द देती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि वह दोनों एक ही इमोशनल प्रिजन में कैद थे। राम की इनसिक्योरिटी ने बना दिया था। इसी बिंदु के बाद मनसाराम पूरी तरह से इमोशनली ब्रेक डाउन करने लगता है। उसकी सेहत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है, लेकिन उस रात देखने के बाद भी तोताराम अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं निकल पाते। कहीं ना कहीं उनका संदेह अब उसके इमोशनल जजमेंट से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था।
जब डॉक्टर और हेडमास्टर मनसाराम को घर वापस लाने की सलाह देते हैं, तब भी तोताराम मना कर देते हैं। और अब तक मनसाराम खुद भी घर लौटना नहीं चाहता था। अपनी इनसिक्योरिटी को मनसाराम के ऊपर तोप देते हैं कि वो खुद ही घर नहीं आना चाहता, और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। इस दौरान निर्मला हर रोज उसकी तबीयत के बारे में पूछती रहती है। हर दिन उसको पता चलता है कि मनसाराम की हालत और ज्यादा सीरियस होती जा रही है। एक बार वो हॉस्पिटल जाने की सोचती है, लेकिन तोताराम उसे कभी लेकर नहीं जाते और उनसे खुद अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन एक दिन इस भीषण दुख को और ज्यादा बर्दाश्त ना कर पाने के बाद निर्मला खुद हॉस्पिटल जाने का साहस जुटा लेती है। और हॉस्पिटल का यह दृश्य शायद पूरे उपन्यास का सबसे डेवास्टेटिंग मोमेंट में एक बन जाता है। जब निर्मला पहुंचती है, मनसाराम तुरंत उसकी उपस्थिति को महसूस कर लेता है, पर तोताराम वहां भी निर्मला से यही पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आई? प्रेमचंद जी लिखते हैं कि अगर निर्मला को पता होता कि तोताराम के मन की संदेह की आग अभी भी बुझी नहीं है, तो शायद निर्मला अभी भी वहां नहीं आती। यह लाइन साइकोलॉजिकल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाती है कि इस पल में भी निर्मला रिश्ते की मर्यादा और गरिमा को बचाने की कोशिश कर रही थी, चाहे उसे अपना दुख ही क्यों ना सहना पड़े। और जब मनसाराम उसे देखता है तो उसके अंदर कुछ पूरी तरह टूट जाता है। तो लड़का मुश्किल से हिल पा रहा था, वो अचानक उठकर निर्मला के चरणों में गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, माँ, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो। मैंने आपको अपनी विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। भले आपकी उम्र मुझसे बहुत अधिक ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थीं और मैंने आपको सदैव उसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता माँ, क्षमा कीजिए, ये अंतिम भेंट है। यह स्वीकृति उनके रिश्ते के पूरे अर्थ को बदल देती है, क्योंकि इस पल तक दोनों ही गलत फहमियों, खामोशी और संदेह के बोझ तले पिस रहे थे। लेकिन अंत में मनसाराम समझ जाता है कि निर्मला की दूरी नफरत नहीं थी, वो मजबूरी थी। वो अंतिम में ये बोल के निर्मला को और भी निर्मल बना जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं, यह शब्द सुनकर निर्मला एक मूर्ति की तरह खड़ी रह गई, जैसे गिल्ट, ग्रीफ, इमोशनल एग्जॉशन और हेल्पलेसनेस सब मिलकर उसके अंदर जम गए। और शायद यही बात मनसाराम के कोलैप्स को इतना ट्रेजिक बना देती है। उसका अंत सिर्फ शारीरिक बीमारी की वजह से नहीं हुआ, वो इमोशनल आइसोलेशन, संदेह, गिल्ट, दबा हुआ स्नेह और अपने ही घर के रिश्तों में फुटते हुए साइकोलॉजिकल पॉइजन का शिकार बनी। और शायद यही बात निर्मला को इतना हार्ट ब्रेकिंग उपन्यास बना देती है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इस परिवार की ट्रेजेडी नफरत से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है इनसिक्योरिटी, इमोशनल डिस्टेंस, खामोशी, गलत फहमियों और एक दूसरे को सच में समझ ना पाने की वजह से। तोताराम कभी निर्मला की मजबूरी को सच में समझ ही नहीं पाए। निर्मला को कभी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिला। और मनसाराम, जिसे शायद सबसे ज्यादा इमोशनल सेफ्टी की जरूरत थी, धीरे धीरे संदेह, दूरी और खामोशी के बीच ऐसा फंसा कि अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट गया। और शायद सबसे दर्दनाक बात यह है कि उनमें से कोई भी वास्तव में एक दूसरे को बर्बाद नहीं करना चाहता। निर्मला सिर्फ परिवार में शांति चाहती थी, मनसाराम सिर्फ स्नेह और विश्वास चाहता था, और तोताराम भी कहीं ना कहीं सिर्फ इमोशनल एक्सेप्टेंस और प्रेम ही चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके डर उनके रिश्तों से ज्यादा मजबूत हो गए, और शायद इसीलिए निर्मला का दुख आज भी इतना रियल लगता है, क्योंकि कई बार रिश्ते बुरे इरादों की वजह से नहीं टूटते, वह इनसिक्योरिटी, गलतफहमी, अहंकार,
खामोशी और इमोशनल फियर की वजह से टूट जाते हैं। और शायद इसीलिए मनसाराम की वो लाइन, मुझे जीवन का रोग हुआ है, सिर्फ एक कैरेक्टर की पीड़ा से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। यह उस व्यक्ति की इमोशनल एग्जॉशन जैसी लगती है जो इतने लंबे समय तक चुपचाप दुख सहता रहा कि आखिरकार उसके पास जिंदगी का बोझ उठाने की ताकत नहीं बची। लेकिन इस उपन्यास को पढ़ते वक्त एक और बात ने मुझे गहराई से डिस्टर्ब किया, और वो है जिंदगी की अनसर्टेनिटी। कितनी अजीब बात है कि कभी कभी एक घटना, एक गलत फहमी या एक इमोशनल डिसीजन कई लोगों की पूरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देती है। और अगली वीडियो में मैं निर्मला में दिखाई गई इसी अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ पर चर्चा करूंगा और मुंशी प्रेमचंद द्वारा दिखाए गए सोशल इविल्स पर भी बात करूंगा। तब तक अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने निर्मला पढ़ी है तो कमेंट में जरूर बताइए उपन्यास का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करके गया। थैंक यू।